हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इजू एजुकेशन में। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़कर जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से आपको जो भी कमी है, अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट में करके सीधा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं ना ये आज का मेरा टॉपिक है क्रिया। और मैंने आपसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पे इन तीनों पे हमने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर उस वीडियो का मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया का मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहा हूँ। क्रिया क्या होती है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि वे शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है। आगे मैं बात करूं जो क्रिया का निर्माण होता है, इसमें आगे बात करूं क्रिया का निर्माण धातु से होता है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि वे शब्द जिससे किसी के कार्य के होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस मार्कर से मैं इस व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये हमारा ये क्रिया हो रहा है। तो वही बोला कि वे शब्द जिससे किसी के कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है। अगर मैं इस मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखूं तो मैं एक क्रिया कर रहा हूँ, जो हमारा मार्कर एक क्रिया के रूप तरह कार्य कर रहा है। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि वे शब्द जिससे किसी के कार्य के होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है। इसकी जस्ट मैं आगे बात करूं, बोला है कि क्रिया का निर्माण, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बोला क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से होता है। तो ये धातु जो है, ये आपको डाउट लगे धातु होता क्या है, तो इसमें मैं इसका मैं डिफिनेशन लेकर इसके बाद मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो धातु, हमारा हेडिंग है धातु। इसका जो डिफिनेशन होता है, क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को धातु कहते हैं। बोला है कि क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को धातु कहते हैं, जो क्रियाशीलता का बोध कराती है। इसका मैं लिखूं, जो क्रियाशीलता का बोध कराती है। क्रियाशीलता का बोध कराती है। ये दो प्रकार के होते हैं।
बोला है क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को धातु कहते हैं। क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को मतलब छोटा सा जो स्वरूप होगा उसी को हम धातु कहते हैं। आगे बोला कि जो क्रियाशीलता का बोध कराए है उसे हम धातु कहते हैं। धातु हमारा दो प्रकार के होता है, इसके आगे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फिर रिपीट करूँ। धातु ये होते हैं कि जो क्रिया के सूक्ष्मतम स्वरूप को धातु, सूक्ष्मतम स्वरूप मतलब छोटा स्वरूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पे मूल धातु, और जो दूसरा हमारा होता है यौगिक धातु। तो फर्स्ट ले रहा हूं मूल धातु। इसका जो डिफिनेशन होता है, मूल धातु का डिफिनेशन क्रियात्मक शब्द को मूल धातु कहते हैं। क्रियात्मक शब्द का सूक्ष्मतम स्वरूप को मूल धातु कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है, क्रियात्मक स्वरूप के सूक्ष्मतम को मूल धातु कहते हैं। बोले क्रियात्मक स्वरूप के सूक्ष्मतम स्वरूप को मूल धातु कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल हूं। बोले क्रियात्मक स्वरूप के छोटा सा जो रूप होता है उसी को हम मूल धातु कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल को समझाने के लिए, जैसे गा पी, आगे मैं बात करूं गा पी खा भाग दौड़। तो मूल धातु का जो डिफिनेशन लिखा क्रियात्मक स्वरूप के सूक्ष्मतम स्वरूप को मूल धातु कहते हैं। मतलब क्रियात्मक स्वरूप मतलब छोटा सा जो रूप होता है उसी को हम मूल धातु कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है गा, सेकेंड हमारा एग्जांपल है पी, थर्ड है खा भाग दौड़। अगर मैं इसमें ना प्रत्यय जोड़ दूं, ना प्रत्यय तो हमारा क्रिया का रूप ले लेगा। अगर मैं इसमें ना प्रत्यय जोड़ू तो हमारा क्रिया का रूप ले लेगा। जैसे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं। ना प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यय पे मैं आगे आपको बताऊंगा प्रत्यय क्या होता है। तो बस आप इस यहाँ आप समझ जाइए, उसके बाद से मैं प्रत्यय लिखाऊंगा, उस पे वीडियो लिखाऊंगा प्रत्यय और उपसर्ग पे। तो अब इसमें आपको समझा रहा हूँ कि ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया कैसी बनती है। जैसे हमारा धातु है, मूल धातु है गा, इसमें हम प्लस ना प्रत्यय जोड़ दें, ना प्रत्यय, तो ये हमारा हो जाएगा गाना। उसी तरह से हम पी में ना प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा पीना हो जाएगा। जैसे मैं जोड़ रहा हूं ना प्रत्यय जोड़ने से पीना हो जाएगा। उसी तरह से हम खा में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो खाना हो जाएगा। भाग में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो भागना हो जाएगा। और दौड़ में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो दौड़ना हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि मूल धातु में क्रियात्मक स्वरूप के सूक्ष्मतम स्वरूप को मूल धातु कहते हैं। मतलब जो छोटा स्वरूप होता है उसी को हम मूल धातु कहते हैं। इसमें हमारे गा, ये हमारा छोटा सा जो रूप है, इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। हमारी एक क्रिया का रूप ले लिया गाना, क्रिया का रूप ले रहा है। पी में ना प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो पीना, ये हमारा क्रिया का रूप ले रहा है। इस तरह से बोला क्रियात्मक स्वरूप के सूक्ष्मतम स्वरूप को मूल धातु कहते हैं। इसकी आगे मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट हमारा है यौगिक धातु।
मूल धातु में, सॉरी, धातु का जो सेकेंड दूसरा भाग, धातु दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला बात क्या, मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं आगे बात करूं आपको। धातु में हमारा दूसरा है यौगिक धातु। इसका मैं डिफिनेशन की बात करूं, इसका डिफिनेशन होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है उसी को यौगिक धातु कहते हैं। बोला है कि दो या बोले कि दो या दो से अधिक धातुओं से, बोले कि धातुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। मतलब दो से अधिक धातु मिलकर जो बना होता है उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ले रहा हूं जैसे एग्जांपल। फर्स्ट जो एग्जांपल है मेरा खाना पीना, खाना पीना, हंसना रोना, गाना बजाना, इत्यादि बहुत सारे हैं। मैं ये तीन ही ले रहा हूं, जिसे बोले कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। यहाँ पे देखिए खाना पीना, इसमें दो धातु से मिलकर बना है। खाना पीना, खाना एक धातु है, पीना अलग धातु है। यही बोले कि जो दो धातुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। इसमें खाना पीना ये अलग अलग धातु से मिलकर बना है। खाना, खा पी, इसमें नाम पढ़ते तो जोड़ दिया गया है तो खाना हो गया, पी में नाम पढ़ते जोड़ तो पीना हो गया। अगर इन दोनों की एक साथ में जोड़ दिया है तो खाना पीना। तो वही बोला कि दो या दो से अधिक धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसी को यौगिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट बोले हंसना रोना, हंसना रोना ये भी दो धातु है। हंसना अलग है, रोना अलग है। तो ये दो धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। आगे है हमारा गाना बजाना, ये भी हमारा दो धातु से मिलकर बना है। तो दो धातुओं से जो मिलकर बना होता है उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करूं कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो उसी को हम यौगिक धातु कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है खाना पीना। खाना अलग धातु है, पीना अलग धातु है। तो इन दोनों दो अलग अलग धातु को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो खाना पीना। तो वही बोला कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो उसी को हम धातु कहते हैं। इसके जस्ट मैं आगे बात करूं तो हमारा आता है क्रिया के भेद। तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिख रहा हूं मैं आगे क्रिया के भेद। ये दो प्रकार के होते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो दूसरा होता है अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। इसका भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक कर्मक क्रिया दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। मैंने यहाँ पे क्रिया का भेद बात किया। मैंने यहाँ पे तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जाम की दृष्टि से क्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी हमारे लिए बस आप इतना मेहनत कीजिए, जितना से ज्यादा हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास इस लिंक को शेयर कीजिए। तो मैं आप ले रहा हूँ अकर्मक क्रिया। इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। पहले का अकर्मक क्रिया मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। अकर्मक क्रिया के भेद में पहला मैंने टॉपिक लिया अकर्मक क्रिया। तो जो डिफिनेशन होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म न हो, वह क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसमें वह क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो। मैं आगे आप पॉइंट लिख रहा हूं कि जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। पड़ता है। फिर मैं एक बार रिपीट करूं, वह क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप एक और में आप याद कर सकते हैं इसके, जिसके साथ कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जिसके साथ कर्म न हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूं जिसके साथ कर्म न हो। आप एक और में इसको याद कर सकते हैं, जिसके साथ कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मेरा, सीता रोती है। राम दौड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। बोले कि सीता रोती है, राम दौड़ता है। अगर आपको पकड़ना है क्रिया को तो आप क्या का यूज कर सकते हैं और किसको, ये दो शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आप दो शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो आपको क्रिया मिल जाएगी। अगर आपको क्रिया मिल जाएगी तो इसके आगे मैं बताऊंगा क्रिया मिल जाएगी और किसको। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सीता रोती है। तो जब सीता रोती है तो क्या रोती है, जब यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ तो क्या रोती है, यहाँ पे सीधे जो हमारा प्रभाव पड़ रहा है कर्ता को पड़ रहा है। सीता रोती है, मैं फर्स्ट सीता रोती है तो क्या रोती है, तो यहाँ पे फर्स्ट सीधा एग्जाम्पल पड़ रहा है, सीधा हमारा प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे, तो हमारा कर्ता पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे
सीता रोती है मतलब क्या रोती है? यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हूं कि जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मैं देखिए सीता रोती है, अगर मैं यूज करूं क्या रोती है, तो हमारा सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो सीता पर पड़ रहा है कि सीता रोती है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो यहाँ पर फिर मैं क्या का यूज करूं, क्या दौड़ता है, तो राम दौड़ता है तो क्या दौड़ता है, तो यहाँ पर सीधे जो हमारा प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कर्ता पड़ रहा है, यहाँ पर जो हमारा जो ये दोनों एग्जाम्पल है अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपको यूज करना हो, अगर क्रिया निकालना हो तो क्या और किसको या वर्ड यूज करेंगे तो आपको क्रिया निकल जाएगी। तो अगर क्रिया निकल जाएगी तो आपको सकर्मक क्रिया, आगे मैं बता रहा हूँ सकर्मक क्रिया के बारे में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मैं सकर्मक क्रिया पर चल रहा हूँ। इसका डिफिनेशन लिखो कि जिसके साथ कर्म हो या जिसके साथ कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर इससे बात करूं कि जिसे कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है, जिसे कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें बात करूं जिसे कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसे कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको में जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। पड़ता है। मैं एक बात करूं कि जिसके साथ कर्म हो वो हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर आगे बोला कि जिसमें कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और कर्मक क्रिया मैंने लिखा था कि जिसमें कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसमें मैंने फिर नीचे लिखा था कि जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। और उसमें अकर्मक क्रिया में जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता था, इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पड़ रहा है, इसीलिए हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ले रहा हूं कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। यहाँ पे जो राम है, ये भी देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम खाना खाता है। तो मैंने आपको बोला था क्या और किसको, ये दो आप वर्ड यूज कीजिए। तो राम खाना खाता है तो क्या खाता है, अब राम खाता है तो क्या खाता है, तो खाना। यहाँ पे हमारा कर्म निकल गया, क्या खाता है तो खाना खाता है। तो जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया होती है। अब एक वर्ड याद कीजिए, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया होती है। तो एग्जाम्पल ये राम खाना खाता है तो क्या खाता है, तो खाना खाता है। आपको आंसर जब मिल गया खाना खाता है तो आप समझिए कि वो सकर्मक क्रिया है। ये अगर आप एग्जाम्पल समझ गए हो तो मैं इसके जस्ट आगे बात करूं
सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो फर्स्ट यहाँ पे ले रहा हूं एक कर्मक क्रिया। इस क्रिया में एक कर्म का बोध होता है। एक कर्म का बोध होता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बोला कि इस क्रिया में एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया में बोला कि इसमें एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल, एक कर्मक क्रिया की एग्जाम्पल में यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि राम खाना खाता है। तो मैंने इस वीडियो में समझाया था कि राम खाना खाता है, तो क्या खाता है? तो खाना। इसमें जो हमारा क्रिया है, इसमें देखिए, इसमें जो हमारा क्रिया है खाता है, इसमें हमारा क्रिया है खाता, और जो हमारा कर्म है क्या कर रहा है? तो ये खाना खा रहा है। तो जो कर्म है इसमें एक कर्म का, तो बोला कि इसमें इस क्रिया में एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है। एक कर्म हमारा क्या है? खाना। हमारा एक क्रिया कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, बोध होता है, वो एक कर्म क्रिया होता है। मैं एक और एग्जाम्पल हूं आपको समझाने के लिए कि राधा पत्र लिखती है। तो अब फिर क्या, किसको वर्ड यूज कर सकते हैं? तो राधा पत्र लिखती है। अब क्या लगे ना, क्या यूज कीजिए, क्या लिखती है? तो पत्र। आपको खुद आंसर मिल जाएगा, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। अगर आपको आंसर मिल गया पत्र लिख रही है, तो आप समझिए कि ये एग्जाम्पल है जो एक कर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया है। यहाँ पे क्या लिख रही है? तो पत्र लिख रही है। यहाँ पे भी एक कर्मक क्रिया, इसमें भी एक क्रिया का बोध हो रहा है। इसमें इस तरह से एक कर्म का बोध हो रहा है। इसमें सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया तक बात किया। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। मैं जस्ट इसको आगे बात करूं, द्विकर्मक क्रिया मैं इसको रफ कर रहा हूं। जो हमारा नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया, तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे क्रिया से, वो मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और उनसे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। इसका जो डिफिनेशन होता है, इस क्रिया में दो कर्म का बोध होता है। बोध होता है, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बोला कि इस क्रिया में दो कर्म की आवश्यकता, इसमें दो कर्म की बोध होता है, दो कर्म का बोध होता है, उसे हम द्विकर्म क्रिया कहते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल बात करूं, इसमें एग्जाम्पल मैं लूं, फर्स्ट एग्जाम्पल कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। सेकेंड में एग्जाम्पल हूं यहाँ पे कि माँ बच्चों को
माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल यहाँ को लिया हूँ कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या और किस को यूज कीजिए, क्या और किस को दिमाग में रख लीजिए कि जब भी द्विकर्मक क्रिया की बात हो तो क्या और किस को। तो यहाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया। अध्यापक अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, तो अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है तो किसको पढ़ा रहा है, तो छात्रों को। यहाँ पे देखिए दो कर्म का बोध हो रहा है कि अध्यापक पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, तो हिंदी पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, तो छात्रों को। आपको जब भी द्विकर्म क्रिया है तो क्या और किसको यूज करना है, क्या और किसको यूज करना है। तो या फिर मतलब अध्यापक क्या पढ़ाता है, तो हिंदी पढ़ाता है। तो किसको पढ़ाता है, तो छात्रों को पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट में बात करूं, माँ पिलाती है। माँ पिलाती है तो क्या पिलाती है, तो दूध पिलाती है। यहाँ पे देखिए दूध पिलाती है, फल निकल गया हमारे से, दूध पिलाती है। तो किसको पिलाती है, तो बच्चों को। इस तरह से हमने सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया तक मैंने बात कर लिया, क्रिया के भेद तक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे बात करूंगा। उससे पहले कि जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन सबको भी इस वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।